दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज का प्रोग्राम हमने नजर किया है 72 साल कबल मंजूर की जाने वाली उस करारदाद के नाम जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें रखी गई थी और जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा गया था। इसी करारदाद की बुनियाद पर इस करारदाद के मंजूर होने के 7 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और आज पाकिस्तान जिसकी उम्र अब तकरीबन 65 साल हो चुकी है, उस पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजर आता है जो करारदाद पाकिस्तान कबूल करने वालों ने और करारदाद पाकिस्तान तरतीब देने वालों ने सोचा था। आज का पाकिस्तान न सिर्फ उस करारदाद से मुख्तलिफ है बल्कि पाकिस्तान के बानियान ने पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाब देखा था और पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले करोड़ों मुसलमानों ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी हम तमन्ना करते थे या वो पाकिस्तान नहीं है जिस पर हम फख्र कर सके। आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ नजर आता है बल्कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नजर आता है जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक और पाकिस्तान की तकसीम को नाकबूल करने वाले मुसलमान रहनुमा दिखाते थे। आज का पाकिस्तान अगर उसकी असल शक्ल देखें तो वही शक्ल नजर आती है जो उस वक्त हमें दिखाई गई थी पाकिस्तान के नाम के खिलाफ उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो कहते थे कि पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। मुसलमानों की फलाह का, इस खित्ते में रहने वाले बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों की फलाह का ये मंसूबा नहीं है। हाकिम बदहन ये बात 100% तो सही साबित नहीं हुई लेकिन मुकम्मल तौर पर गलत साबित नहीं हुई है। इसी किस्म की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती थी क़याम पाकिस्तान से कबल उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक थे, जो कि तक़सीम हिंद के खिलाफ थे। उनमें शामिल थे उस वक्त के कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की हर मुमकिन कोशिश थी कांग्रेस के सरबराह की हैसियत से कि हिंदुस्तान की तकसीम ना हो। उनका कहना यह था कि इससे मुसलमानों की फलाह यकीनी नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए परेशानी का मवाद है और मुसलमानों के लिए परेशानी का सामान पैदा हो सकता है हिंदुस्तान की तकसीम से। इसीलिए वो पाकिस्तान जो बनने जा रहा था उसकी जो मंजरकशी करते थे उससे उस वक्त तो लोग एग्री नहीं करते थे। जनाब कायद आज़म हजरत मोहम्मद अली जिन्ना इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद को दरअसल कांग्रेस का शो बॉय कहते थे। कांग्रेस उनके बकौल इसी वजह से उन्होंने अबुल कलाम आजाद को अपना सदर बनाया था ताकि तकसीम को रोकने की कोशिश की जा सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे कि वो नजरियाती तौर पर और अपने विजन के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से बनाया जा रहा है आगे चल के पाकिस्तान के लिए कड़े संगीन मसाइल होंगे। इसीलिए पाकिस्तान का जो ख्वाब अबुल कलाम आजाद देखते थे आज उस पर निगाह डालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ख्वाब गलत नजर नहीं आता। वो ख्वाब और उसकी ताबीर भी इत्तफाक की बात यह है कि ये बात तस्लीम करने को दिल नहीं चाहता मगर ये ख्वाब और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान के बारे में देखते थे वो कुछ सही नजर आता है। इसकी तस्वीर कशी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस वक्त कांग्रेस के सदर थे मुख्तलिफ तकारीर में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में करते रहे। इसी किस्म का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था उस वक्त शाया होने वाले जरीदे चटान को। चटान के मुरीद जनाब सोरिश काश्मीरी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये इंटरव्यू अप्रैल 1946 में लिया था, तकरीबन 1.25 साल कबल पाकिस्तान की तकसीम के, और उनसे मुस्तकबिल के खाके के बारे में पूछा था कि बर्रसगीर और पाकिस्तान अगर बनता है तो उसका रंग रूप क्या होगा और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तकरीबन 2 हफ्ते मौलाना अबुल कलाम आजाद से ये इंटरव्यू लिया था सोरिश काश्मीरी ने, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद अपनी किताब अबुल कलाम आजाद में शाया किया। जरा गौर से देखिए उसके इक़्तिबासात। अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान के बारे में जो फ्यूचर देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में जो उनका विजन था, हमें साबित करना है कि वो गलत है और गलत है और गलत है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो विजन और पाकिस्तान की वो तस्वीर जो अबुल कलाम आजाद देख रहे थे वो गलत है। जो सोरिश काश्मीरी के चटान रिसाले में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो सोरिश काश्मीरी की किताब में शाया हुआ, उसके इक़्तिबासात आप सुनिए और आज के पाकिस्तान से उसका मवाजना कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया, जिन्ना और लियाकत अली खान जब तक जिंदा हैं
اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ ابوالکلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ابوالکلام آزاد نے اپریل 46 میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے۔ عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب آزاد پھر کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا، پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رہے مولانا ابوالکلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر فرماتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کے حصے بکرے کر دیں گے، جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے۔ مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہے۔ مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوف زدہ ہے۔ وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی اراضداری قائم کر سکے۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابوالکلام آزاد کی اس پیشن گوئی کو، ان پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی۔ اسی